Hello students, welcome again in our channel which is nursing classes. Our today's topic is हीमोफीलिया। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीमोफीलिया क्या होता है और उसके कॉजेज, टाइप्स और उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। इट इज एन हेरिडिटरी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर और एक्स लिंक्ड रिसीट डिसऑर्डर। जो हीमोफीलिया है ये हेरिडिटरी कोगुलेशन ब्लड डिसऑर्डर है और इसे हम एक्स लिंक्ड रिसीट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर का ग्रुप है एंड इट इज़ प्राइमरी फाउंड इन मेल्स बट ट्रांसमिटेड बाय फीमेल कैरियर। ये मोस्टली हमारा मेल में पाया जाता है, लेकिन जो ये ट्रांसमिट होता है हमारे फर्दर जनरेशन में वो फीमेल कैरियर के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। इट अकर्स ड्यू टू अ लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अफेक्टेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, 9 और 11। ओके, जब हमारा क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, ठीक, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो उसमें जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 8, 9 और 11 इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हमारा हीमोफीलिया डेवलप हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट है आपका हीमोफीलिया ए, सेकंड है आपका हीमोफीलिया बी और थर्ड है आपका हीमोफीलिया सी। अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया ए। इट इज़ ऑल्सो नॉन बाई क्लासिक हीमोफीलिया। इसको हम क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। और जो हमारा हीमोफीलिया ए है ये ब्लड क्लॉटिंग जब हमारा 8 एब्सेंट होता है या उसकी डेफिशिएंसी होती है उसी कारण डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया। और जो हमारा हीमोफीलिया ए है, जो हमारा हीमोफीलिया बी और हमारा हीमोफीलिया सी है, उसमें जो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का हीमोफीलिया है वो आपका है हीमोफीलिया ए। अबाउट 85% ऑफ पीपल विथ हीमोफीलिया आर अफेक्टेड। और जो हमारे जितने भी हमारे इसके टाइप्स हैं उसमें से हमारे हीमोफीलिया ए से 85 जो हमारे पेशेंट होते हैं, पीपल होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नाउ हीमोफीलिया बी, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्रिस्टमस डिजीज़। इसको हम क्रिस्टमस डिजीज़ भी बोल सकते हैं। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। और जब हमारे फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके द्वारा हमारा हीमोफीलिया बी डेवलप हो जाता है। 15% ऑफ पीपल विद द हीमोफीलिया आर अफेक्टेड बाई हीमोफीलिया बी। और जो हमारे 15% जो पीपल होते हैं वो हमारे हीमोफीलिया बी से अफेक्ट होते हैं। लास्ट आपका हीमोफीलिया सी, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 एंड इट इज़ वेरी रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और जो हीमोफीलिया सी है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी के कारण डेवलप होता है। और जो हीमोफीलिया सी है हमारा रेयरली पाए जाने वाला ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोफीलिया। इन हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इज एब्सेंट। हीमोफीलिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो इफ़ एनी इंजरी इज़ देयर ब्लड वॉन्ट बी एबल टू क्लॉट। अगर किसी को इंजरी होती है तो इंजरी साइट में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। In patient with some amount of factor, bleeding will occur only with surgery or trauma। अगर किसी पेशेंट में कुछ अमाउंट में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो उसमें सर्जरी और ट्रॉमा के साथ ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। बट इन अ पेशेंट हु इज़ नॉट हैविंग एडिक्वेट फैक्टर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग विल बी देयर। जब किसी पेशेंट में एडिक्वेट फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पेशेंट में ब्लीडिंग काफ़ी टाइम तक बनी रहती है और ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। Now, clinical manifestation, bleeding in IM site and subcutaneous tissue। और इसमें क्या होगी, जहाँ आयम इंजेक्शन साइट होती है, यदि वहाँ पर कोई हमने आयम इंजेक्शन लगाया है या सबक्यूटेनियस साइट में हमने इंजेक्शन लगाया है तो उस साइड से हमारी ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट में, जिस साइड ब्लीडिंग होती है, पेन होगा पेशेंट को, रेडनेस होगी और लॉस ऑफ मूवमेंट होगा। उसके बहुत सारे जो फिजिकल मूवमेंट हैं ड्यू टू ब्लीडिंग और स्वेलिंग पेन के कारण वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हेमरेज इन एनी बॉडी पार्ट एंड पेशेंट को एनीमिया होगा। जब ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो ब्लड की कमी होगी तो ज़रूर सी बात है एनीमिया होगा। विजुअल डिस्टर्बेंस होगा पेशेंट को और हीमोटोमा इन द ब्रेन। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट आपका फैक्टर एनालिसिस और जीन एनालिसिस करेंगे ताकि ये डिटेक्ट कर सकें कि
पेशेंट में कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है और कौन सा फैक्टर एब्सेंट है। सेकंड आपका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करेंगे यानी PTT, ताकि हमको ये जान सकें कि उसका ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो नॉर्मल है या उससे ज़्यादा टाइम क्लॉट होने में ले रहा है। नेक्स्ट आपका एक्सरे करेंगे इफ द जॉइंट हेल्प्स टू डिटेक्ट द सेवरिटी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमार्थ्रोसिस। पेशेंट का जॉइंट एक्सरे करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो जॉइंट्स है उसमें ब्लीडिंग के कंटिन्यू एपिसोड्स है या नहीं, या ब्लीडिंग प्रेजेंट है या नहीं। लास्ट आपका डिटेक्शन ऑफ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया एंड डीएनए स्टडीज़ करेंगे। पहले तो हम जो हीमोफीलिया के जो कैरियर हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और पेशेंट का डीएनए स्टडीज़ करेंगे। नाउ मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट इज एडमिनिस्टर स्पेसिफिक फैक्टर टू अ पेशेंट। पेशेंट में स्पेसिफिक फैक्टर एडमिनिस्टर करना है फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है इफ स्पेसिफिक फैक्टर इज नॉट अवेलेबल। और हमारे को स्पेसिफिक फैक्टर जैसे 8, 9, 11 प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसमें कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर DDVP और डेस्मोप्रेसिन। It helps to increase the amount of factor 8 and more. And next आपका in case of joint problem corticosteroids will be give। जब किसी पेशेंट को, बच्चे को जॉइंट ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम corticosteroids प्रोवाइड कराने हैं पेशेंट को। एनाल्जेसिस प्रोवाइड करेंगे पेन के लिए। ट्रांसमिक एसिड फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग। अगला है एमाइनो कॉर्पोरिक एसिड प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट द क्लॉट डिस्ट्रक्शन। Now, educate the parents regarding primary and secondary prophylaxis. In primary prophylaxis, giving factor in our regular basis before any damage। और जो हमारा secondary prophylaxis है इसमें हम factor प्रोवाइड करेंगे if the child experience first joint bleeding। Cryoprecipitate इसमें factor 8 and 1 will ब्रांड फैक्टर्स में एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में। एंड FFP यानी फ्रेश प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम फैक्टर 8, 9 और 1 विल ब्रांड फैक्टर इंसर्ट करेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे एंड एंटीनेटल डायग्नोसिस शुड बी अरेंज्ड स्पेशली विद द पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। अगर किसी की फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है हीमोफीलिया की तो जेनेटिक काउंसिल और एंटीनेटल डायग्नोसिस करेंगे। नेक्स्ट आपका साइनोवेक्टमी कैन बी रिकमेंडेड टू रिमूव डैमेज साइनोवेम इन क्रोनिकली इन्वॉल्व जॉइंट्स। और किसी के जो पेशेंट है उसमें जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है या जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें साइनोवेक्टमी करेंगे। ऑर्थोटिक्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट इंजरी टू अफेक्टेड जॉइंट्स एंड हेल्प टू रिजॉल्व हेमरेज। ऑर्थोटिक्स यूज़ करेंगे ताकि जो उसके जॉइंट की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकें और हेमरेज से प्रिवेंट कर सकें। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोफीलिया। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होगा and intestinal obstruction due to internal bleeding and clot of the blood। Next आपका degenerative joint disease, osteoporosis and muscle atrophy due to the repeated hemorrhage and chronic hepatitis and cirrhosis due to the contaminated cryoprecipitate and HIV and AIDS due to transfusion related infection